मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। ये बैठक उनके घर पर बुलाई गई। आज सुबह हुई विधायक दल की बैठक में विधायकों ने गहलोत को अपना नेता माना। इसके बाद गहलोत ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटाया और कांग्रेस ने सचिन पायलट की जगह शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत संपूर्ण बहुमत से राजस्थान की बहादुर जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश की है। कांग्रेस ने अभी तक सचिन पायलट को पार्टी से नहीं निकाला है, न ही सचिन पायलट ने अभी तक पार्टी छोड़ने की बात की है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के विरोध में राजस्थान में 70 से ज्यादा कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद सचिन पायलट ने ट्वीट करके कहा है कि आज जितने भी लोगों ने उनका समर्थन किया उन सभी को हार्दिक धन्यवाद और आभार। कांग्रेस में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, काबिलियत लोगों के लिए कोई जगह नहीं और यही एक एक राज्य में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ उनके दो समर्थक मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया है। इसके बाद सचिन ने ट्वीट में कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। बीजेपी ने कहा है कि अब राजस्थान कांग्रेस दो हिस्सों में बंट चुकी है। उनका आपस में ही एक दूसरे के वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इनको जनता की परवाह नहीं है। जब से ये सरकार में आए तब से सचिन पायलट ग्रुप और अशोक जी का गहलोत का ग्रुप है, दोनों आमने सामने हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को कम करने के लिए पूर्वी लद्दाख के चुशुल में कोर कमांडर स्तर की बैठक जारी है। ये बैठक आज सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों के पीछे लौटने पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की ये चौथी बातचीत चल रही है। चीन ने फिंगर 4 में सैनिकों की संख्या बहुत कम कर दी है, लेकिन भारत ने चीन से साफ कह दिया है कि चीन को फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के क्षेत्रों से अपनी सेना वापस बुलाकर अप्रैल वाली स्थिति बहाल करनी होगी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दावों पर वहां के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ओली के बयान का मतलब किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था। सफाई में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओली के बयान का मतलब अयोध्या के सांकेतिक महत्व और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान करना नहीं था। अपने प्रधानमंत्री के बचाव में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री राम और उनके स्थान से जुड़े कई मिथक और संदर्भ हैं और ओली सांस्कृतिक भौगोलिकता, रामायण के तथ्य पर हुए अध्ययन और रिसर्च के महत्व पर प्रकाश डाल रहे थे। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने कल दावा किया था कि भारत का अयोध्या असली नहीं है, नेपाल के अयोध्या के राजकुमार को सीता दी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बंगला खाली करने के लिए 2 महीने का वक्त लेने से इनकार कर दिया है। प्रियंका ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, श्रीमान पुरी, अगर आपको किसी ने फोन किया है तो चिंता के लिए आभार व्यक्त करती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया। मैं 1 अगस्त तक बंगला खाली कर दूंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बताया था कि उन्हें कांग्रेस के कई नेताओं ने फोन करके प्रियंका को बंगला खाली करने के लिए और वक्त देने को कहा था। उसके बाद प्रियंका को बंगला खाली करने के लिए और 2 महीने का वक्त दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा, कांग्रेस में दबदबा रखने वाले एक नेता ने 4 जुलाई 2020 को दोपहर 12:05 पर मुझे फोन किया और अनुरोध किया कि 35 लोधी एस्टेट वाले बंगले को किसी कांग्रेस नेता को ही आवंटित कर दें ताकि प्रियंका वहां रह सके। कृपया इसे सनसनीखेज न बनाएं। इससे पहले प्रियंका ने कहा था कि उन्होंने बंगला खाली करने का वक्त बढ़ाने के लिए सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया। सब फर्जी खबरें हैं। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 27 जिले के 22 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बारपेटा जिले में बाढ़ की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। गुवाहाटी जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। राज्य के 20 जिलों में 80 राहत कैंप बनाए गए हैं, जिनमें बाढ़ की वजह से बेघर हुए करीब 61,000 लोग रह रहे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। बिहार में 16 दिन के लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 17,959 हो गए हैं, जिनमें से 1,317 मामले पिछले 24 घंटे में आए। बिहार के गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी उमेश रजक की संक्रमण से मौत हो गई, जबकि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी भी कोरोना संक्रमित हो गए। पटना के एम्स में 24 घंटे के दौरान 2 डॉक्टरों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। आज बिहार बीजेपी से जुड़े 75 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तरी बंगाल में आज बीजेपी के 12 घंटे के बंद का मिला जुला असर रहा। पार्टी ने यह बंद उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की संदिग्ध मौत के विरोध में बुलाया था। कई जगहों पर बंद के दौरान पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। कुछ जगहों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ की संदिग्ध मौत के लिए सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। ये पूरी तरीके से ममता जी की साजिश है, टीएमसी सरकार की साजिश है कि विपक्ष को कुचलना हिंसा के माध्यम से, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है हिंसा बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि इस केस की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है और पुलिस को लगता है कि ये वित्तीय लेन देन से जुड़ा आत्महत्या का मामला हो सकता है। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ का शव सोमवार को उनके ही घर से कुछ दूर लटका मिला था। भारत में बनने वाली कोरोना वायरस की वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट नाम की 2 कंपनियां कोरोना वायरस से संक्रमित हजार मरीजों पर अलग अलग वैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने दावा किया है कि दुनिया में वैक्सीन बनाने की दौड़ में भारत आगे चल रहा है। जहां तक की वैक्सीन की बात है, इसमें उम्मीद है और प्रयास है और कर्म है इस पवित्र कार्य में, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो और एक दिन भी वेस्ट ना हो रेगुलेटरी में या अप्रूवल में, एथिक्स में, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द साइंस एंड द क्वालिटी एंड द एथिक्स पार्ट ऑफ इट। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का कहना है कि वैक्सीन अगर कोई दूसरा देश बना भी लेता है तो उत्पादन के लिए भारत पर ही निर्भर रहना होगा, क्योंकि भारत ही बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन में सक्षम है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 60% वैक्सीन का उत्पादन भारत में होता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.